नमस्कार, रात के 8 बज गए हैं और आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और आज भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के लिहाज से बेहद खास दिन रहा, क्योंकि शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई। उसके बाद में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो कई घोषणाएं भी की गई हैं, जिसमें तमाम क्षेत्रों को समाहित किया गया है। तो क्या है पूरी खबर, दिखाएंगे विस्तार से। इसके अलावा होगी बात कि किस तरीके से नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों के बीच में आज जो एजेंसियां हैं वो तमाम कार्रवाई कर रही हैं और कई आरोपियों जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने गड़बड़ियां की है उनको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन इस बीच में शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिहाज से एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया। उसमें तमाम विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। क्या है पूरी खबर, इस पर हम चर्चा भी करेंगे विस्तार से। इसके अलावा बताएंगे कि जीएसटी काउंसिल की आज की बैठक में किन मसलों और मुद्दों पर बनी है सहमति और उन सहमति के आधार पर आम लोगों की जिंदगी में जीएसटी कर को लेकर किस प्रकार की सहूलियत होने जा रही है। इस खबर को भी दिखाएंगे विस्तार से। इसके अलावा होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच डिजिटल पार्टनरशिप, ग्रीन पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी और स्पेस टेक्नोलॉजी समेत कई अहम क्षेत्रों में हुए समझौते। पीएम मोदी ने बांग्लादेश को बताया भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर। बांग्लादेश के रंगपुर में नया वाणिज्य दूतावास खोलने और बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की। शेख हसीना ने भारत के साथ मित्रता को बताया सबसे खास। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं में पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का किया गठन। नीट पेपर लीक मामले में पटना पुलिस ने देवघर से 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जीएसटी परिषद की बैठक में करदाताओं को राहत देने के लिए कई अहम फैसले। रेलवे की कुछ सुविधाओं पर नहीं लगेगा जीएसटी। फेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए जल्दी ही बायोमेट्रिक आधारित होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से की मुलाकात। दिल्ली में जल संकट पर सियासी घमासान। जल मंत्री आतिशी के अनशन पर भाजपा का पलटवार। कहा पानी की चोरी और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अब अनशन का दिखावा। अपर यमुना रिवर बोर्ड ने कहा दिल्ली को हरियाणा से मिल रहा है पूरा पानी। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 50 से अधिक। पूरे प्रदेश भर में भाजपा का विरोध प्रदर्शन। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने डीएमके सरकार को हत्याओं के लिए ठहराया जिम्मेदार। एआईएडीएमके ने विधानसभा में किया वॉकआउट। आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ बांग्लादेश ने जीता टॉस। पहले गेंदबाजी का लिया फैसला। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं। आप देख रहे हैं तभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। भारत और बांग्लादेश की आपसी दोस्ती के लिहाज से आज का दिन बहुत खास रहा। भारत दौरे पर आई बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसके बाद कई क्षेत्रों में समझौते किए गए। दोनों देशों में डिजिटल साझेदारी, हरित साझेदारी, समुद्री सहयोग और नीली अर्थव्यवस्था से लेकर अंतरिक्ष, रेलवे कनेक्टिविटी और समुद्र विज्ञान में सहयोग बढ़ाने पर समझौते किए गए। पीएम मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में बांग्लादेश के साथ सहयोग को और तेज गति से बढ़ाने की अपनी बात को फिर से दोहराया। भारत बांग्लादेश दोस्ती की ये तस्वीर दो विश्वसनीय पड़ोसियों के मजबूत रिश्ते की तस्वीर है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का ये भारत दौरा कई कारणों से खास है। लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद किसी राष्ट्राध्यक्ष का ये पहला आधिकारिक राजकीय दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेश की समकक्ष शेख हसीना नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मिले। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी। दोनों देशों में डिजिटल साझेदारी, हरित साझेदारी, समुद्री सहयोग और नीली अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष,
रेल कनेक्टिविटी और समुद्र विज्ञान में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्रों और दृष्टि पत्रों का आदान प्रदान किया गया। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य और औषधि, आपदा प्रबंधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने संबंधी सहमति पत्रों का नवीनीकरण भी हुआ। दोनों देशों ने सैन्य शिक्षा क्षेत्र में सहयोग पर भी सहमति जताई। भारत ने हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने के बांग्लादेश के निर्णय का स्वागत किया। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देश व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता संबंधी वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। 1996 की गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर तकनीकी स्तर की बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया गया। भारत बांग्लादेश के रंगपुर में एक नया सहायक उच्चायोग खोलने की पहल करेगा। इलाज के लिए भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू होगी। राजशाही कोलकाता के बीच नई रेल सेवा और चटगांव कोलकाता बस सेवा शुरू होगी। बांग्लादेश के सिराजगंज में भारत की अनुदान सहायता से अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का निर्माण होगा। मुलाकात के बाद साझा वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति का लाभ दोनों देशों के युवाओं को मिलेगा। हमने 1996 के गंगा रिवर ट्रीटी के रिन्यूअल के लिए टेक्निकल स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन पर बातचीत के लिए शीघ्र ही एक टेक्निकल टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ संबंधों को भारत अत्यधिक प्राथमिकता देता है। द्विपक्षीय सहयोग में हाल में हुई तेजी से प्रगति की भी पीएम ने सराहना की। अखौड़ा अगरतला के बीच भारत बांग्लादेश का 6ठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है। खुलना मोंगला पोर्ट द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविधा शुरू की गई है। मोंगला पोर्ट को पहली बार रेल से जोड़ा गया है। 1320 मेगावाट मैत्री थर्मल पावर प्लांट के दोनों यूनिट्स ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में ट्रेड की शुरुआत हुई है। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन पूरी की गई है। भारतीय ग्रिड से होते हुए नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली निर्यात ऊर्जा क्षेत्र में सब रीजनल सहयोग का पहला उदाहरण बना है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश दौरे के लिए आमंत्रित किया। बांग्लादेश की पीएम ने कहा कि दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के दौरे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को दिखाते हैं। I am now visiting New Delhi for an unprecedented second time in the same month, June 2024. Earlier, on June 9, I attended with other world leaders the swearing-in ceremony of Prime Minister Modi and his new cabinet. These are testaments to our two countries' close engagement. প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী যিনি ক্ষমতায় এসেছেন তাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। My heartfelt congratulations to Honorable Prime Minister for his historic third time as the Prime Minister. इससे पहले शनिवार सुबह अतिथि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली के राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा पर विदेश सचिव वीना मोहन क्वात्रा ने कहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की यह यात्रा दोनों देशों के बीच हमारे निरंतर उच्च स्तरीय राजनीतिक जुड़ाव का एक हिस्सा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को नई दिशा और गति देने तथा उसे मजबूत बनाने पर सहमति जताई है। भारत बांग्लादेश की वार्ताएं
दो शीर्ष नेताओं की आज की वार्ता में जो केंद्र बिंदु थे वो द्विपक्षीय सहयोग से सीमित, द्विपक्षीय सहयोग पर केंद्रित थे। उस सहयोग के व्यापकता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार का सहकार्य हो उस पर केंद्रित थे। इस सहयोग सहकार्य में दोनों देशों के जो सामरिक हित हैं, जो सुरक्षा से जुड़े हित हैं, जो हमारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में जो अवसर निहित हैं उन पर केंद्रित थे। द्विपक्षीय वार्ता के मुख्य मुद्दे द्विपक्षीय सहयोग पे ज़्यादा केंद्रित थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करती हुई ये तस्वीरें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की। वो अपने भारत दौरे के दौरान राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की। भारत और बांग्लादेश के सीमा रक्षक बलों के बीच 20वां महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल क्षेत्रीय कमांडर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन कोलकाता के ताज होटल में शुरू हो गया है। यह बैठक इस महीने की 25 जून तक चलेगी। सीमा सुरक्षा बल दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के महानिरीक्षक आयुष्मणि तिवारी ने जानकारी दी है कि इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में सीमा विवाद, सीमा पर अपराध, अवैध घुसपैठ और सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चर्चा होगी। बांग्लादेश से बीजीबी का डेलीगेशन आया है जिसमें रीजनल कमांडर जशोर और रंगपुर हैं और हर बार की तरह जो हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को रोकना, डेवलपमेंटल वर्क्स पे आगे बात बढ़ाना, जो हमारे पैचेस हैं 150 यार्ड में सिंगल रो फेंस के, उसको एक्सपीडाइट करना और बाकी सारे इश्यूज पे भी एक म्यूचुअल कोऑपरेशन सहमति बनाते हुए आगे बढ़ना। तो इस दिशा में हम वार्तालाप करेंगे। और वो करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसमें देश के जाने माने लोगों को शामिल किया गया है, जो आने वाले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि एनटीए में किस प्रकार के सुधार की जरूरत है। इससे पहले कल रात ही केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले पर बनाए गए कानून पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके बाद ये कानून अब देश में लागू हो गया। केंद्र सरकार ने पेपर लीक और नकल पर नकेल कसने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति में 7 सदस्य शामिल हैं। समिति के अध्यक्ष इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन होंगे। इसके अलावा एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर बीजे राव, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर के राम मूर्ति, पीपल स्ट्रॉन्ग सह संस्थापक पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली के डीन स्टूडेंट्स अफेयर प्रोफेसर आदित्य मित्तल और संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय गोविंद जायसवाल समिति के सदस्य हैं। समिति को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार, एनटीए की संरचना और कार्य प्रणाली पर सिफारिशें करेंगी। परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए समिति। शिक्षा मंत्रालय ने विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति में 7 सदस्य शामिल। समिति के अध्यक्ष इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन होंगे। समिति में एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर बीजे राव, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर के राम मूर्ति, पीपल स्ट्रॉन्ग सह संस्थापक पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली के डीन स्टूडेंट्स अफेयर प्रोफेसर आदित्य मित्तल, संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय गोविंद जायसवाल शामिल। समिति को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार, समिति एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करेगी। शिक्षा मंत्रालय की ओर से गठित विशेषज्ञों की उच्च समिति के गठन का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि पारदर्शी, छेड़छाड़ रहित और शून्य त्रुटि वाली परीक्षाएं एक प्रतिबद्धता है। विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन परीक्षा प्रक्रिया की दक्षता में सुधार, सभी संभावित कदाचारों को समाप्त करने, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और एनटीए में सुधार समेत कई कदमों की श्रृंखला में पहला कदम है।
छात्रों का हित और उनका उज्जवल भविष्य हमेशा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 भी लागू कर दिया है। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूरी दे चुकी हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है एंटी पेपर लीक कानून। पेपर लीक को रोकने के लिए लोक परीक्षा कानून 2024 लागू। यूजीसी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती, बैंकिंग जैसे परीक्षाओं के पेपर लीक से संबंधित है कानून। ऐसा करने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए लाया गया है कानून। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम कानून 2024 नाम दिया गया। इस साल के फरवरी महीने में कानून को पारित किया गया। कानून के मुताबिक मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल की सजा, कानून के मुताबिक 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने पर भी जुर्माना। दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर बैठने वाले को 3 से 5 साल की जेल होगी। 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। परीक्षा गड़बड़ी मामले में संस्थान का नाम आने पर वो भी दोषी। उस संस्थान से परीक्षा का पूरा खर्चा वसूला जाएगा। संस्थान की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उन 1563 छात्रों के लिए 23 जून यानी रविवार को मेडिकल में प्रवेश की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का फिर से आयोजन करेगा, जिन्हें 6 केंद्रों पर समय की बर्बादी की वजह से ग्रेस मार्क्स प्रदान किए गए थे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ निशान सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो शिक्षा मंत्रालय ने जो आज हाई लेवल कमेटी के गठन का ऐलान किया है, उसके क्या कुछ काम होगा, किस प्रकार की उसकी जिम्मेदारी होगी, आइए तथ्यों के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो समिति क्या करेगी। पारदर्शी परीक्षाओं के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। इसका जो पहला काम है, परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार। परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया का विश्लेषण करना इस समिति की जिम्मेदारी होगी। उसके आधार पर प्रणाली की दक्षता में सुधार करने की कोशिश होगी और कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा जाए वो सुझाव भी देने होंगे। संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए उपाय सुझाना होगा। क्या संभावनाएं हो सकती हैं, किस प्रकार से ब्रीच हो सकती है सुरक्षा, उसको लेकर सुझाव देना होगा। इसी प्रकार से एनटीए की एसओपी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उसकी गहन समीक्षा करना होगा कि जो इन्होंने एसओपी बनाया हुआ है वो कहीं पे कुछ गलत या कमियां, उसमें सुधार की गुंजाइश तो नहीं है। एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देना होगा, यानी हर स्तर पर एसओपी का पालन हो उसके लिए सुझाव सुझाना भी इस समिति की जिम्मेदारी होगी। तो परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में एक तरीके से सबसे बड़ा सुधार कैसे करना उसका जिक्र किया गया। दूसरा क्या है, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार। यह समिति क्या करेगी, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार के लिए अपनी जांच करेगी। उसके तहत एनटीए की मौजूदा डेटा सुरक्षा का मूल्यांकन करना यह सबसे पहला काम है। समझना पड़ेगा कि आखिर यह प्रक्रिया इस वक्त एनटीए की है क्या। उसके बाद में एनटीए की जो मूल्यांकन कर लेगी, मौजूदा डेटा सुरक्षा में सुधार के लिए उपाय सुझाएगी ये समिति कि आखिर उनको जो समझ में आएगा क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, कहां पे सुधार की गुंजाइश है, वो सुझाव दिए जाएंगे। विभिन्न परीक्षाओं के लिए पेपर सेटिंग की जांच की जाएगी कि आखिर कहीं वहां पर विभिन्न चरणों में कमियां या खामियां तो नहीं है। पेपर सेटिंग को लेकर जांच की जाएगी, वो समझेगी समिति। पेपर सेटिंग की अन्य प्रक्रियाओं की भी जांच होगी। सिर्फ पेपर सेटिंग नहीं, बल्कि उसके तहत जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी व्यवस्था है, उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। पेपर सेटिंग में सुधार की सिफारिशों को भी किया जाएगा। जो उसको समझ में आएगा समिति को, वो सिफारिशें भी की जाएंगी समिति के माध्यम से। तो दो महत्वपूर्ण चीजें हुई। तीसरी क्या है, एनटीए की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली को समझना, उस तरीके में क्या दिक्कतें हैं वो समझेगी ये समिति। एनटीए की संगठनात्मक संरचना पर सुधार को सुझाव देगी कि आखिर कहां पर उसमें जो उसकी पूरी कार्य प्रणाली है या संगठनात्मक जो व्यवस्था है उसमें कहां सुधार की गुंजाइश है। एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार कहां पे करना है, इस बात को बताने की जिम्मेदारी भी इस समिति के पास होगी, जो कि अपनी 2 महीने में रिपोर्ट देगी। प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाएंगी। जो व्यक्ति जिन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी स्पष्ट होगी, उसकी परिभाषा स्पष्ट होगी और उसी प्रकार से उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाएगी। यह लिखा पढ़त में तय होगा। वर्तमान शिकायत निवारण प्रणाली का आकलन भी किया जाएगा इस समिति के माध्यम से। जो एक तरीके से रिड्रेसल पूरा फोरम है, वो शिकायत निवारण प्रणाली जो है वो आखिर क्या उसका मूल्यांकन होगा और शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार की पहचान करेगी ये समिति कि आखिर कहां पर सुधार की गुंजाइश है और उसके आधार पर वो एक तरीके से सिफारिश भी करेगी कि साहब इस पूरी प्रक्रिया में यहां पे सुधार की गुंजाइश है। किसी को कोई शिकायत है तो वो यहां पर शिकायत करे, उसकी शिकायत सुनी जाए, उस पर सही प्रकार से काम हो। इस बात की जिम्मेदारी भी ये उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से किया जाएगा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है वो किन किन चरण पे काम करेगी और कैसे सुधार के लिए आगे अपनी सिफारिश देगी। तो और उसमें जाने वाले तमाम लोग भी समाहित किए गए। इस विषय पे हम आगे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है
MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। Welcome to the moon, Captain Curious. The moon on Earth. Lama Yuru, a breathtaking part of the Ladakh region, majorly unexplored. And the best part? You don't need a space shuttle or a rover for this mission. Your SUV on the Seat cross-drive tires will do the job just fine. Seat, crafted for the curious. सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ नाइट में। और हम पेपर के जाने से पहले बात कर रहे थे पेपर लीक से जुड़े मसले को लेकर और शिक्षा मंत्रालय के एक्शन को लेकर। पेपर लीक पर केंद्र सरकार एक्शन में है। आज पेपर लीक पूरे देश की एक बड़ी समस्या है। करीब हर राज्य में पेपर लीक के मामले हुए हैं। यह आरोप लगाना कि बीजेपी के राज्य में पेपर लीक समस्या बन गया है, वो गलत है। अलग अलग रिपोर्ट की माने तो अलग अलग दलों की राज्यों में सरकार होते हुए भारत में पिछले 7 साल में 70 से ज़्यादा परीक्षाओं के पर्चे लीक हो चुके हैं। पेपर लीक की घटना को बीजेपी से जोड़कर देखना गलत है। आज केंद्र की NDA सरकार का प्रण है कि हर तरीके से पेपर लीक की घटना को रोका जाएगा। सरकार किसी तरह की कोताही नहीं बरतेगी। सरकार देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। सरकार ने मजबूत कदम उठाते हुए नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। दूसरी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए कानून लागू कर दिया गया है। पेपर लीक पर केंद्र सरकार पर उंगली उठाने वाले विपक्षी नेता जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उनके राज्य में पेपर लीक क्यों हुआ और उन्होंने पेपर लीक को रोकने के लिए क्या कुछ कानून बनाए हैं। विपक्षी राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं भी होती रही हैं और किस प्रकार से उसका सिलसिलेवार जिक्र करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस के शासन में सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। राजस्थान में 2019 में औसतन हर साल 3 पेपर लीक हुए, जिसमें 40 लाख छात्र प्रभावित हुए। करीब 26 मामलों में से 14 पिछले 4 वर्षों में हुए हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में बंगाल बोर्ड परीक्षा के पेपर पिछले 7 वर्षों में 10 बार लीक हो चुके हैं। बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी WBPSC का भी पेपर लीक हो चुका है। बिहार में RJD जब शासन में थी तब कई परीक्षाओं में पेपर लीक होने के मामले सामने आए। बिहार बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा का पेपर अब तक 6 बार लीक हुआ है। झारखंड में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। उधर तेलंगाना में
टीपीएससी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। पेपर लीक की जानकारी मिलने के बाद तेलंगाना सरकार ने टीपीएससी की इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। तमिलनाडु में 2022 में कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन यानी टीएनपीएससी का परीक्षा पेपर लीक भी हो चुका है। तो अपने आप में तमाम राज्य जिसमें किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, वहां पर पेपर लीक अपने आप में एक समस्या के तौर पर देखा जाता रहा। इसे पार्टी विशेष के साथ जोड़कर देखना गलत है। तो वही नेट पेपर लीक के मामले में जांच का दायरा अब बिहार से झारखंड तक बढ़ता जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड के देवघर से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। देवघर जिले में देवीपुर थाना क्षेत्र के एम्स के सामने छापेमारी की गई। किराए के मकान से छापेमारी कर 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ईओयू की टीम ने उन्हें अपनी कस्टडी में लिया है। इससे पहले सिंटू नाम के आरोपी को झारखंड के देवधर से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से भी एक गिरफ्तारी हुई है। तो चाहे मौजूदा नीट पेपर की परीक्षा का एक पूरा मामला हो या उसके अलावा ओवरऑल व्यवस्था को सुधारने की सरकार की कोशिश हो, ये अपने आप में इस पर और सार्थक कदम उठाने की जरूरत है। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी, पारदर्शी परीक्षाओं के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पारदर्शी परीक्षाओं के लिए सरकार प्रतिबद्ध, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है। प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जो कि चेयरमैन है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर सुषमा यादव जी हैं जो कि पूर्व सदस्य यूजीसी की रही, इस समय प्रो वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की हैं। मैम, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे, सबसे पहले ऐसे आपसे ही सवाल करते हैं इस बात को लेकर कि पूरी व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, इस दिशा में कुछ बृहद कदम उठाने की जरूरत है और शायद उसी का एक पहले चरण के तौर पर देखा जा सकता है आज उस हाई लेवल कमेटी का गठन जो कि शिक्षा मंत्रालय ने किया है। हाँ जी, पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या होकर उभरी है। इसमें सिर्फ पेपर लीक नहीं है कि पूरे परीक्षा की व्यवस्था ही जो है उसमें ही सुधार की जरूरत है। इसलिए एक उच्च स्तरीय समिति का जो गठन किया है मंत्रालय ने, ये बहुत ही अच्छा कार्य है और इससे हमको रिफॉर्म्स यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हो, प्रोटोकॉल्स हो, आज के दिन कैसे परीक्षाएं चल रही है उसमें कौन कौन से सुधारों की जरूरत है। क्योंकि परीक्षा छात्र जब देते हैं तो उनको अपेक्षा होती है कि ये पारदर्शी होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, अचूक होनी चाहिए, कोई भी संशय का रास्ता होना नहीं चाहिए। इसलिए इस समिति का गठन किया है। इसमें सारे विद्वत जन हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं और यहाँ इसरो के फॉर्मर चेयरमैन जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन जी है, आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन, और बाकी सभी सदस्य मिलके हमको एक ऐसी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे और उसको हम अनुमोदन करेंगे। तो मेरे ख्याल से अलग अलग राज्यों में हो या केंद्र शासित जगह में हो या एनटीए का हो, सब जगह में ठीक तरीके से परीक्षा होने के लिए, उसकी पवित्रता रखने के लिए हमको मदद मिलेगी। एक तरफ जी प्रश्न पत्रिका जो आती है वो भी बहुत कठिन होती है, इसलिए भी छात्र दुखी होते हैं और कई जगह में वो कोचिंग क्लास वगैरह में जाते हैं। उनको सुविधाजनक उनके लेवल का क्वेश्चन पेपर आना चाहिए। जो 10वीं 12वीं के छात्र हैं उनके उसके लेवल की प्रश्न पत्रिकाएं आनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। और लोक परीक्षा कानून 224 में जो आया है उसके तहत यदि कोई गलत काम करता है उसको कड़ी की कड़ी सजा भी होनी चाहिए। जी, सुषमा यादव जी, आपको लगता है कि समस्या को समस्या मान लेना ये सबसे एक तरीके से विश्वास दिलाता है कि हम समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हाई लेवल कमेटी का गठन और मसले तय करना कि साहब आपको क्या क्या जांचना है, क्या सुझाव देने हैं और 2 महीने में रिपोर्ट देनी है। आपको लगता है कि ये एक भरोसा पैदा करता है व्यवस्था में संस्थागत कमियों और खामियों को दूर करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए? सुषमा जी। जी आरेंद्र जी, मैं अनिल जी ने जो बात कही है कि यह जो कदम सरकार ने उठाए हैं ये कदम स्वागत योग्य हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार की घटनाक्रम चल रहे थे उससे युवाओं के मन में संशय अवश्य हो रहा था। मैं कहूँगी यह लोकतंत्र की भी विजय है, यह जनमत की भी विजय है, क्योंकि ये एक तरह से पब्लिक ओपिनियन बन रही थी इस तरह की कि कहीं कुछ गड़बड़ है। और जिस तरह से आपने अभी बताया है हमको, उसमें तो ये लग रहा है कि ये नई बात तो बिल्कुल नहीं है। और हम भी जानते हैं बहुत से प्रदेशों में इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं होती रहीं, इसीलिए सरकार को यह कानून भी बनाना पड़ा था। और कानून बनाना अपने आप में
इस बात को समझ लेना है या इस बात से सहमत होना है कि परीक्षा व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी है। एनटीए का गठन भी यदि आपको याद हो तो इसीलिए किया गया था कि बच्चों को परीक्षा व्यवस्था एक सक्षम, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था मिले और एक ही स्थान पर अनेक परीक्षाएं हो सकें ताकि बच्चों को इधर से उधर ना दौड़ना पड़े। क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूँ, आज भी दोहरा रही हूँ कि भारत में परीक्षा केवल बच्चे की नहीं होती है, केवल स्टूडेंट की नहीं होती है, वह पूरे परिवार की परीक्षा होती है। क्योंकि पूरा परिवार उस तैयारी में जुड़ता है, उसे वहां तक ले जाने में जुड़ता है। इसलिए जब एक परीक्षा बिगड़ती है तो बहुत सारे मन उससे टूटते हैं, बहुत विश्वास उससे टूटता है। और यदि परीक्षा में कदाचार हो तो ईमानदार और मेहनती बच्चे तो हार ही जाते हैं, उनका मन टूट जाता है जी। इसलिए सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है। और मैं समझती हूँ आने वाले समय में जो महीने दिए गए हैं उसमें जब यह समिति काम करेगी, क्योंकि समिति में हर प्रकार के लोग हैं जी, उनमें समाज वैज्ञानिक भी हैं, उनमें भौतिक वैज्ञानिक भी हैं और उनमें एंटरप्रेन्योर या उद्यमी भी हैं। इस प्रकार से वो समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिलकर जब वो इस पूरी प्रक्रिया को जांचेंगे अवश्य उसमें से कुछ बेहतर निकल कर आएगा। बिल्कुल। अनिल जी, आपको लगता है, क्योंकि एक लंबे समय से शिक्षाविद के नाते आपने इस पूरी व्यवस्था को बहुत करीब से समझा है, आपके समझ में क्या वो बड़े पहलू हैं जिन पर ज्यादा काम करने की जरूरत है और तेजी से काम करने की जरूरत है? वो विषय क्या आपको नजर आते हैं? सबसे पहले तो सब लोगों को अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलना, इसके वजह से पेरेंट्स का प्रेशर, अपने फ्रेंड्स का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, उसके वजह से कोई भी गलत काम करने में जो प्रवृत्त हो रहे उससे बाहर निकलने की सबसे बड़ी हमको एक चुनौती है। इसलिए हमारे स्कूली शिक्षा के साथ साथ हर चीज़ आप जहाँ भी जाओगे वहाँ अच्छा करोगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा, ये हमको पहले हमारे छात्रों को समझाना है और सारे अभिभावकों को भी समझाना है, पेरेंट्स को, गार्डियंस को ये समझाने की बहुत बहुत जरूरी है। और जहाँ तक परीक्षा का ही सवाल है, परीक्षा के जो अलग अलग पहलू है, प्रश्न पत्रिका बनाने से हो, सेंटर्स को चुनने के से हो, या सेंटर में पारदर्शिता के साथ कार्य होना चाहिए उसके लिए हो, डेटा सिक्योरिटी हो, ये सारी चीज़ें परीक्षा में काफ़ी अलग अलग पहलू होते हैं। वो सारे को टाइट करने के लिए, यानी उसमें कहीं भी लूप होल नहीं होनी चाहिए, अचूक रीति से परीक्षा होनी चाहिए। इसलिए ये उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। हम सब लोग अपना अपना विचार उनके सामने पेश करेंगे और ये सारे लोग काफ़ी विद्वान हैं, तो वो हमको ऐसी एक एसओपी बना के देंगे जिसमें हर आदमी का कौन कौन सा जिम्मेदारी होनी चाहिए, किसकी कौन सी जिम्मेदारी है, और अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में होता है। फिर वो एग्जाम पेपर सेटर हो, पेपर को प्रिंट करने वाले हो, या ऑनलाइन डेटा भेजने का हो, और वहाँ पासवर्ड डबल चेक के बाद में उसको ओपन करके उसको छात्रों के सामने रखना हो। बहुत सारे पहलू है। मेरे ख्याल से एक उच्च स्तरीय समिति हमको एक बहुत अच्छा योगदान देगी। बिल्कुल। सुषमा जी, आपको लगता है कि एंटी पेपर लीक कानून का नोटिफिकेशन आना भी ये सरकार की मंशा को दिखाता है कि सरकार प्रतिबद्ध है इस प्रकार का तरीके से गुनाह को रोकने के लिए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को पूरी तरीके से खत्म करने को लेकर? बिल्कुल। प्रारंभ में ऐसा लग रहा था कि जैसे सरकार को विश्वास था कि कोई गलती नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने थोड़ी सी भी जो जांच की या घटनाक्रम को देखा, तथ्यों को देखा, तो तुरंत यह भी विश्वास कर लिया कि यदि इतने बच्चे परेशान हैं और सरकार के पास आ रहे हैं तो सरकार को उनकी बात अवश्य सुननी और समझनी चाहिए। मैं सच में इस बात के लिए अपने माननीय मंत्री जी को, जो नैतिक जिम्मेदारी मानकर इसको स्वीकार भी कर रहे हैं और इस पर कार्य भी कर रहे हैं, उसके लिए उनका फिर से अभिनंदन करना चाहती हूँ। और इसी से ये दोनों जो निर्णय लिए गए हैं, आज तो एक अधिनियम की बात है, दूसरा जांच समिति की बात है, और तीसरा जो नीट के उतने सेंटर्स थे जहां पर वो ग्रेस मार्क्स की समस्या आई थी, वहां पर भी पुनः परीक्षा की बात है। नेट के एग्जाम में सरकार ने स्वयं संज्ञान ले लिया, ये उससे भी आगे की बात है। इन सब कार्यों से युवा मन एक बार फिर से इस प्रकार आश्वस्त होगा कि जो भी परीक्षा व्यवस्था है वह हमारे लिए पूरी तरह से दुरुस्त की जाएगी
और अनिल जी तो इन सब प्रक्रियाओं से जुड़े रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने भी कहा है कि इसके बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं। तो पेपर बनाना, पेपर सेट करना, उनका चयन करना, फिर सेंटर्स, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम है। आप जानते हैं कितनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स इन एग्जाम्स में बैठते हैं, और पूरे देश में उस प्रकार के विश्वसनीय सेंटर ढूंढना और फिर ये सुनिश्चित करना कि वहां पर ठीक प्रकार से सारा प्रबंध भी हो सके, ये एक बहुत ही बड़ा विहंगम कार्य है, मैं कहूंगी। तो उसके लिए ये जांच समिति अवश्य एक मार्ग, एक रोड मैप एनटीए के समक्ष प्रस्तुत कर, निश्चित तौर से, क्योंकि देश में संख्या बहुत ज्यादा है, छात्रों के लिहाज से परीक्षाओं की जटिलता भी अपने आप में एक बड़ी हो जाती है। ऐसे में सुनिश्चित करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रही। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, सुषमा जी आपका हमारे साथ इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना एमडीएच राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? एमडीएच राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। एमडीएच स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। देश देश का पथदर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है जन जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं। इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। और ब्रेक के बाद अब बात जीएसटी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद यानी गुड्स एवं सर्विस टैक्स काउंसिल की 53वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आम चुनाव में जीत के बाद मोदी 3.0 सरकार में जीएसटी परिषद की इस पहली बैठक में कई राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक में व्यापार सुविधा, करदाताओं को राहत देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी परिषद में कुछ शर्तों के अधीन 2017 और 2020 के बीच डिमांड नोटिस पर जीएसटी अधिनियम की धारा 73 पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है। Third GST Council meeting has actually taken a lot of decisions on trade facilitation, easing compliance burden, and giving relief to taxpayers in terms of compliance easing out. So this will benefit the traders, MSMEs and taxpayers is my strong view. There was a decision taken today and the GST Council recommended waiving interest and penalties for demand notices that have been issued under Section 73 of the GST Act. What are the items which are under Section 73? Cases not involving fraud, suppression or misstatements. वित्त मंत्री ने कहा कि अगर लंबित टैक्स डिमांड का भुगतान 31 मार्च 2025 से पहले किया जाता है तो सभी ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। For all those notices which were issued under Section 73, for the fiscal years 2017-18, 18-19 and 19-20, the Council has recommended waiving interest and penalties on the demand notices which have been served. And this will be applicable in cases where the taxpayer pays the full amount of tax demanded in the notice by 31/3/2025. So notices were issued for those 3 financial years under Section 73 of the CGST Act. So if the taxpayer comes to
comes forward to pay the total amount before 31st March 2025, he shall not have to pay the interest or the penalties which have been normally put on them. So that relief has been given. सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपए, उच्च न्यायालयों के लिए 1 करोड़ रुपए तथा उच्चतम न्यायालय के लिए 2 करोड़ रुपए की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की गई है। वहीं रेलवे सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं जैसे प्लेटफॉर्म टिकट, बैटरी चालित कार सेवाएं आदि को जीएसटी से छूट दी गई है। तो वहीं शिक्षा परिसर के बाहर छात्रावास द्वारा दी गई सेवा में भी जीएसटी छूट देने का फैसला किया गया है। Services provided by Indian Railways to the common man, sale of platform tickets, facility of retiring rooms, waiting rooms, cloakroom services, battery operated car services are being exempted from GST. Further, intra-railway supplies are also being exempted. Service by way of hostel accommodation is presently not exempt, which are being provided for students if they are outside of educational institutions. Am I right? If they are within an educational institution, they are already exempt. Please let there be clarity. Hostels which are for students which are within a which are within an educational institutions are already exempt. Now, hostels which are for students but outside of an educational institutions are also getting exempt. But the measure of relief for students and working professionals, Council has recommended to exempt accommodation services having a value of supply up to 20,000 per person per month. So it can be hostels run by Samaj, so that poor people belonging to their Samaj come there, stay there for 20,000 rupees per person per month. They will not be worried about GST at all. तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले का आम नज़रिए से समझने की कोशिश करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमोय भट्टाचार्य जी। शुभमोय जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही कि जो तमाम तकनीकी बातें हैं उसको आसान भाषा में समझें, आखिर आम आदमी के हिस्से में क्या कुछ रियायत या सहूलियत आई है आज? ये दो चीज़ों इन जीएसटी काउंसिल के डिसीजन से आज सामने आता है। एक कि ये जो स्मॉल वैल्यू आइटम्स है जिसका भी वित्त मंत्री जी जिक्र कर रहे थे, जैसे हॉस्टल फीस या जैसे बहुत सारी चीज़ें जैसे प्लेटफॉर्म टिकट्स, रिटायरिंग रूम्स, ये कोई इनमें कोई ऐसा भयानक कोई अमाउंट नहीं होता, लेकिन इसमें ये जीएसटी लगने से इस पर, क्योंकि उनके जीएसटी का जो रेट्स है वो 18% वगैरह है, तो दाम में बढ़ोतरी हो जाती है। इन सारी चीज़ों को जो साधारण लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनमें काफ़ी हद तक जो छूट देने की जो बात हुई है, ये बहुत बड़ा मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इनसे क्या होता है इरिटेंट्स जिसे हम कहते हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ों में एक जीएसटी है, वो जीएसटी नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो सब्सटैंटिव चीज़ है और जो बिजनेस वालों के बारे में है, वो जब टैक्स क्रेडिट लेते हैं तो उस टैक्स क्रेडिट में पैन का जिक्र है, बहुत सारी दूसरे आइडेंटिफायर्स हैं, साथ में आधार को भी लिंक कर देने से पैन आधार का जो लिंकेज जो ऑलरेडी हमारे टैक्स सिस्टम में है उसके साथ इसका जिसे कहते हैं कोई कंफर्मिंग हो जाता है, यानी कि दोनों चीज़ एक साथ मिल जाता है। तो इससे क्या होता है लीकेज नहीं होता है। और आप देखेंगे कि पिछले 1-2 साल से ये जो सारी चीज़ें किए गए हैं, जो लीकेजेस को रोकने की प्रावधान जो किया गया है, उससे टैक्स जीएसटी के टैक्स में एक उछाल आया है। तो वो जो उछाल आया है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है कि टैक्स इवेशन। तो यानी कि लोगों के लिए दो चीज़ें हैं कि टैक्स इवेशन जो बिज़नेस में हो सकता है उसको रोकने के लिए बहुत बड़ा कदम है कि आधार को भी
आइडेंटिफायर के हिसाब से लाना। दूसरा, साधारण लोगों के लिए जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर जीएसटी से कोई खास इनकम नहीं होता है, लेकिन उससे लोगों के लिए अननेसेसरी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, उनको हटाया गया है। आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी और सिंप्लीफिकेशन को लेकर कहीं एक विज़न दिखाई पड़ रहा है, जहां पे कैसे काम किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, वो एक सोच कहीं काउंसिल की सोच में दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल। और अब देखेंगे कि इसमें जो जैसे एग्जम्पशंस की, खासकर मैं इन जो लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए एग्जम्पशंस की जो बात होती है, जो स्मॉल टिकट आइटम्स, वो करने से क्या हो जाता है कि जीएसटी का जो पूरा सिस्टम है, पूरा मशीनरी है, वो अननेसेसरी इन तरह के डिटेल्स में उलझ जाने का संभावना खत्म हो जाता है। साथ में एक जो प्रावधान किया गया है कि अप टू अ पर्टिकुलर अमाउंट तक, आई थिंक 20,000 तक, ये किया गया है कि उस पर डिपार्टमेंट अपील नहीं करेंगे टैक्स प्रोविजन के ऊपर, कि यानी कि टैक्स में अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई इश्यूज़ हैं, तो उस पर डिपार्टमेंट अपील नहीं करेंगे। तो अगेन आप देखेंगे एमएसएमई सेक्टर में जो इनके टैक्स सिस्टम में लाने की कोशिश किया जा रहा है, उनके लिए ये छोटे छोटे टैक्स अमाउंट्स है, लेकिन साथ में अगर उनके साथ अगर इंस्पेक्टर्स वगैरह की जो एक तादाद बन जाता है, जिसके लिए उनको एक खतरा लगता है, उनको एक मुसीबत सामने फेस करना पड़ता है, उससे रियायत मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ, सिंप्लीफिकेशन का एक स्टेप है। जी बिल्कुल सर, वक्त फिलहाल इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए कि जीएसटी काउंसिल के हिस्से से आखिर निकल के क्या आया। शोमोय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, उस ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Welcome to the moon, Captain Curious. The moon on Earth. Lama Yuru, a breathtaking part of the Ladakh region, majorly unexplored. And the best part? You don't need a space shuttle or a rover for this mission. Your SUV on the Seat cross-drive tires will do the job just fine. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में गहराते जल संकट पर आज भी कोई समाधान नहीं दिखाई दिया, बल्कि राजनीति और ज़्यादा होती दिखाई दी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी समाधान को छोड़कर फिलहाल अनशन पर बैठी हैं, तो भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। अपर यमुना रिवर बोर्ड के आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि हरियाणा से दिल्ली को तयशुदा पानी दिया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर पानी का प्रबंधन नहीं कर पाने का आरोप लगाया। इस बीच कई विशेषज्ञों ने भी कहा है कि दिल्ली सरकार को पानी पर्याप्त मिल रहा है, लेकिन उसका प्रबंधन सही नहीं है। राजधानी दिल्ली में पानी की कमी से हाहाकार मचा है। भीषण गर्मी में जहां दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, वहीं दूसरी तरफ जल संकट से निपटने के प्रयासों पर सियासत हावी है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मामले का समाधान निकालने की बजाय खुद शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी अनशन पर रहीं। इसी दौरान अपनी मांगों को लेकर अनशन स्थल पर ही सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने भी प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सत्याग्रह तभी रुकेगा जब दिल्ली को हरियाणा से उनके हक का पानी मिलेगा। हालांकि अनशन पर बैठी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी पर भाजपा हमलावर हो गई। सोशल मीडिया मंच एक्स पर दिल्ली बीजेपी ने कहा कि मंत्री आतिशी ने सत्याग्रह आंदोलन की पवित्रता का अपमान किया है।
मंत्री आतिशी एक 5 स्टार सत्याग्रह कर रही हैं। वे 4 घंटे मंच पर बैठती हैं और 18 घंटा मंच के पीछे एयर कंडीशन कमरे में। आप नेताओं को विरोध सहन नहीं। संजय सिंह द्वारा अपना हक मांगने आए बस मार्शलों को भाजपा एजेंट कहकर उनकी मजबूरी का अपमान किया गया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी आतिशी पर निशाना साधते हुए कहा कि टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय वो अनशन कर रही हैं। उनके पास सारे विभाग है और फिर वो धरना कर रही हैं। और अब तो उनके ही साथी कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस में अभी भी साथ में, वो भी बता रहे हैं कि हरियाणा तो पर्याप्त पानी भेज रहा है, उल्टा हरियाणा तो जितना पानी अपेक्षित है उससे ज़्यादा भेज रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, उनको चेतावनी भी दी कि वाटर टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उस पर कुछ नहीं करना है, वाटर टैंकर माफिया को संरक्षित रखना है, इसलिए धरने पर बैठकर ड्रामेबाजी करनी है। इस बीच दिल्ली में जल संकट को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आम आदमी पार्टी को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा किसी के हिस्से का पानी नहीं रोक रहा है। हरियाणा किसी का पानी नहीं रोक रहा। पानी तो जो है SYL खुदनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था। इस बीच 21 जून 2024 की स्थिति पर अपर यमुना रिवर बोर्ड ने भी डेटा जारी किया है। बोर्ड ने बताया कि दिल्ली जल संकट को लेकर यमुना जल बंटवारा समझौते में शामिल सभी पक्षकारों के साथ जून महीने में 3 बैठकें हुई। इस दौरान बोर्ड ने पाया कि हरियाणा दिल्ली की पेयजल आवश्यकताओं के लिए मुनक में लगातार 1050 क्यूसेक पानी छोड़ रहा है। हरियाणा ने भी ये संकेत दिया है कि वो भविष्य में भी दैनिक आधार पर ऐसा करना जारी रखेगा। CWC के पूर्व अध्यक्ष AB पंड्या ने बताया कि दिल्ली का पानी जब ट्रेवल करता है तो कुछ लॉस भी होता है और हथिनी कुंड बैराज से इस कमी को पूरा करने के लिए मात्रा से ज्यादा पानी दिया जाता है। ओरिजिनल एग्रीमेंट करीब 330 क्यूसेक्स का था और बाद में उसको जो है वो करीब 900 क्यूसेक्स का बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव से। तो उस 900 क्यूसेक को बनाए रखने के लिए हथनी कुंड बराज से 1050 क्यूसेक्स पानी छोड़ा जाता है, जिससे कि ये होता है कि पानी जितना आपका वहाँ पर से जा रहा है उसमें से लॉसेस होते हुए भी दिल्ली को इतने उसके अपने जितने कोटा का पानी है वो दिल्ली को मिल सके। इन सब के बीच राजधानी के लोग पानी की 2 बूंद के लिए तरस रहे हैं। आ ही नहीं रहा पानी, तो भरेंगे क्या? 40 रुपए की बोतल ला के हम पानी पी रहे हैं, तो क्या फायदा हमारा? ऐसी गवर्नमेंट को वोट भी देख के क्या फायदा हो रहा है? केजरीवाल ने करी थी पानी की, वो भी पानी नहीं आ रहा। दिल्ली में जल संकट एक गंभीर विषय है और दिल्ली की जनता को पानी देने की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिनकी जिम्मेदारी दिल्ली को पानी मुहैया कराने की है, वो खुद अनशन पर बैठकर राजनीति क्यों कर रही हैं? धीरज कुमार और डॉक्टर सुयश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।